वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे धारामापी की, जिसके अंतर्गत हमने निलंबन कुंडली धारामापी को देखा था। और उस निलंबन कुंडली धारामापी में हमने ये समझा था कि ये निलंबन कुंडली धारामापी क्या होती है, क्या इसकी संरचना होती है, क्या इसकी क्रियाविधि होती है और कैसे इसका सिद्धांत होता है। और इसके सिद्धांत वगैरह के बारे में हमने देखा तो ये समझ में आया था कि आई समानुपाती फाई यहाँ पे एंटन नियतांक एंटन कोण या फिर विक्षेपक कोण होता है, यानी कि कुंडली के विक्षेपित होने पर जितना एंगल बनता है वो विक्षेपक कोण या एंटन कोण फाई कहलाता है। सो बच्चों, आज अपने बात करने वाले हैं कि ये निलंबन कुंडली धारामापी रिजल्ट कैसे देता है, पाठ्यांक कैसे प्रदान करता है, यानी कि विक्षेपक कोण फाई की गणना किस प्रकार से होगी। जैसा कि आप देख पाते हो कि फाई का मान हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, धारा पे डिपेंड करेगा। यदि धारामापी में ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो विक्षेप ज़्यादा आएगा, यानी कि फाई का मान ज़्यादा बढ़ेगा। धारा कम प्रवाहित करोगे तो विक्षेप कम आएगा, यानी कि फाई का मान है वो कम रहेगा। तो ये फाई जो होगा, विक्षेपक कोण जो होगा, वो कैसे ज्ञात होगा, आज अपने उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि विक्षेपक कोण फाई की गणना के लिए लैंप स्केल व्यवस्था काम में ली जाती है। कौन सी व्यवस्था होगी? लैंप स्केल व्यवस्था। एक्चुअल में वो लैंप स्केल व्यवस्था होती क्या है? अब जैसे अपने यूँ मान लो कि वो फास्फर ब्रिंज की ये पतली पन्नी है, ये पतली पन्नी हो गई, और इस पतली पन्नी को मैं चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। ये अपने पास वो पतली पन्नी है फास्फर ब्रिंज वाली, ऊपर दृढ़ता से बंधी हुई है। यहाँ पे लगा हुआ था क्या? समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है, और समतल दर्पण के ठीक सामने एक स्केल होता है। अब उस स्केल को किस प्रकार से एडजस्ट करते हो कि स्केल पे जो जीरो वाला पॉइंट होता है, जैसा कि आप देखते हो 0 1 2 3 4 5 7 10 15 20 इस प्रकार से होता है। तो स्केल में जो जीरो का पॉइंट होता है, ये जो आपको द्वार नज़र आ रहा है, छिद्र नज़र आ रहा है, इसको आप जीरो वाला पॉइंट समझना। तो ये जो जीरो वाला पॉइंट है वो बिल्कुल इस समतल दर्पण के सीध में होगा, बिल्कुल स्पाट सीधा। यानी कि आप इस प्रकार से मान सकते हो कि यदि मैं समतल दर्पण और इस जीरो के पॉइंट को मिलाऊं तो ये जो मिलाने वाली रेखा होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत होगी, बिल्कुल सीध में होगा। ये जीरो वाला पॉइंट किसके सीध में होगा? समतल दर्पण के सीध में होगा। और यहाँ पे लगातार इस प्रकार से इसका सिस्टम चलता रहेगा। दर्पण में लगातार 1 2 3 स्केल में 1 2 3 4 15 20 पाठ्यांक इस प्रकार से बढ़ते चलेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि अपने पास सपोज दैट ये स्केल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों वो दर्पण रखा हुआ है। ये अपना समतल दर्पण हो गया। इस दर्पण को आप ऐसे मत समझना, ये दर्पण है यहाँ कहीं ना कहीं रखा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल के ऊपर पॉइंट ये 0 का पॉइंट होगा, यहाँ पे 1 होगा, दिस इज 2, ऐसा अपने पास एक स्केल है। यहाँ तक मान लो ये स्केल हो गया। अब यदि मैं इसे समतल दर्पण को 0 पॉइंट से मिला दूं तो ये रेखा आपको लगभग लंबवत रेखा नजर आएगी, मिलाने वाली रेखा, ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। अब बच्चों, एक्चुअल में क्या होगा कि जैसा कि आपने देखा था कि ये तो 0 का पॉइंट था, सामने स्केल ये समतल दर्पण रखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिक्स का यूज होगा। एक प्रकाश किरण इस प्रकार समतल दर्पण के अभिलंबवत आपतित होगी, यानी कि वो प्रकाश किरण इस 0 वाले पॉइंट के ठीक ऊपर से गुजरेगी। ये पेन जो है वो प्रकाश किरण समझ लो, और वो इस प्रकार जा रही है और समतल दर्पण के लंबवत यहाँ पे जाकर के टकरा रही है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, लेसन नंबर 9 में हमने पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जब अभिलंबवत कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है, ऐसा हमने देखा था। तो यहाँ क्या होगा कि ये प्रकाश किरण जब इस प्रकार से यहाँ जाके टकराएगी, अभिलंबवत टकराएगी, तो वो वापस उसी दिशा में लौट आएगी। यानी कि जो प्रकाश किरण वापस लौट के आएगी उसका हमें ध्यान रखना है कि वो स्केल पे कहाँ जाके टकराती है, वो स्केल का पाठ्यांक बन जाएगा।
तो जैसे ही आप इसको अभिलंबवत आपतित करवाओगी तो ये प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में लौट के आएगी, और उसी दिशा में लौट के आने का मतलब होगा कि वो जीरो वाले पॉइंट से टकराएगी, यानी कि जीरो वाले पॉइंट के ऊपर से इस प्रकार या उसके अंदर से गुजरने वाली है। सीधी सी बात ये हो गई कि प्रकाश की इस प्रकार जाती है ना तो वापस उसी दिशा में लौट के आती है इस रूल के कारण, और ये कहाँ टकराएगी? जीरो वाले पे। यानी कि यहाँ समतल दर्पण पहले था वैसा का वैसा रखा हुआ है, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई है। धारा प्रवाहित नहीं की गई है तो भाई यहाँ पे प्रकाश किरण है वो जीरो वाले पॉइंट पे जाके टकरा रही है, यानी कि स्केल के ऊपर विक्षेप है वो जीरो आ रहा है, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं हो रही है धारा कुंडली में, धारा मापी के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही अपने धारा मापी में धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, रोटेशन में आ जाएगा। ये फास्फर बेंच वो जो अपने आर्मेचर जो जिसको अपने आयताकार कुंडली बोला है एल्यूमिनियम की, उसमें मूवमेंट आता है, वो घूर्णन गति करने लगता है बल आघूर्ण के कारण। जैसे ही इसमें मूवमेंट आएगा ये अपनी साम्य अवस्था से हट जाएगा। पहले इसकी साम्य अवस्था इस प्रकार की थी, ये हो गया अभिलंब। जैसे इसमें मूवमेंट आएगा बच्चों वो इस प्रकार से रोटेशन में आएगा, यानी कि इसके जो पृष्ठ के लंबवत की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाएगी। अब जरा गौर से देखना बात को कि पहले तो ये इसका अभिलंब हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका अभिलंब, ठीक है। एक प्रकाश किरण वो इस प्रकार से आ रही थी, अभिलंबवत आ रही थी तो वापस जा रही थी, लेकिन प्रकाश किरण को आपने तो हमें यहीं से करवाना है, स्केल के जीरो वाले पॉइंट ठीक ऊपर से। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये रोटेशन में आ गई है, रोटेशन में आने पर प्रकाश किरण बच्चों इस प्रकार से टकराएगी। तो ये जो अपना पेन है ना, ये ब्लू पेन, ये पेन अभिलंब है, और ये मार्कर जो है वो आपतित प्रकाश किरण है। अब आपतित प्रकाश किरण जैसा कि आप देख पा रहे हो एक निश्चित एंगल पे आपतित हो रही है अभिलंब के साथ, यानी कि यहाँ पे अब आपतन कोण का मान कुछ ना कुछ बनेगा, 20 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री जितना भी बनेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि प्रकाश किरण यदि निश्चित आपतन कोण से आपतित होती है तो निश्चित परावर्तन कोण से परावर्तित होती है, और यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर रहता है। यानी कि ऐसी कंडीशन होती है कि यदि प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है अभिलंब के साथ मान लो 30 डिग्री से, तो ये 30 डिग्री से ही क्या होगी, निर्गत हो जाएगी। तो यहाँ भी ऐसा ही फंडा होगा कि प्रकाश किरण यदि निश्चित कोण पे आपतित होती है उस कोण को अपने नाम देंगे फाई। यदि ये फाई कोण पे आपतित होती है तो बच्चों इसका परावर्तन भी कितने कोण से होगा, फाई कोण से होगा। तो यहाँ पे यदि मैं इस कोण को 30 की बजाय नाम दे दूँ फाई, तो बच्चों ये एंगल भी कितना बनेगा, फाई बनेगा। अब यहाँ पे आपतित होने वाली और परावर्तित होने वाली दोनों प्रकाश किरणों के मध्य कुल एंगल कितना बन जाएगा, आपतित होने वाली और परावर्तित होने वाली दोनों प्रकाश किरणों के मध्य बच्चों कुल एंगल जो बनेगा वो बनेगा 2 फाई का। कितना बनेगा, 2 फाई का। ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे होता है। तो जैसे ही ये रोटेशन में आ जाएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो एंगल बनता है वो कुल मिलाकर कितना बनेगा, 2 फाई बनेगा। इसको आप यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि प्रकाश किरण पहले इस प्रकार आ रही थी, कोई विक्षेप नहीं था तो वापस जाकर के जीरो पे टकरा रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें विक्षेप आ गया तो इसका बच्चों पहले अभिलंब इधर था, मान लो ये इधर मूवमेंट लेता है, यहाँ पे अब दर्पण का अभिलंब बनता है और इधर से प्रकाश किरण का हमने आपतन तो वहीं से करवाना है, तो यहाँ पे एक आपतन कोण बन जाता है फाई। तो इस प्रकार से आने वाली जो फाई कोण से आपतित होती है एक प्रकाश किरण, वो बच्चों क्या होगा, एक निश्चित कोण और उतना ही कोण से परावर्तित होगी। आपतन और परावर्तन कोण यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये जो कुल एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एंगल कितने डिग्री बन जाएगा, वो एंगल बच्चों यहाँ पे 2 फाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 फाई बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि ये समतल दर्पण है और ये स्केल है, समतल दर्पण को स्केल से कितनी दूरी पे रखते हैं, कैपिटल D दूरी मान लें, और ये जो यहाँ पे प्रकाश किरण यहाँ आके टकराई है तो स्केल के ऊपर विक्षेप है वो 10 का आ गया, यदि सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर हो गया, यदि मीटर में है तो 10 मीटर हो गया। तो यहाँ पे ये जो भी अपने पास पाठ्यांक आता है उसको अपने स्मॉल d मानेंगे। तो क्या हो गया कि जो स्केल रखा हुआ था समतल दर्पण से वो कैपिटल D दूरी पे है, और जो पाठ्यांक है नोट आएगा वो स्मॉल d आएगा। कई बार क्या होता है कि स्मॉल d को ये दूरी मान ली जाती है, कैपिटल D को ये दूरी मान ली जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी आप किसी को कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे एक बात और है कि समतल दर्पण से जो स्केल रखा होता है वो मोस्टली 1 मीटर की दूरी पे होता है, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए।
तो यहाँ पे स्केल और समतल दर्पण के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो कैपिटल डी, और कितनी दूरी मान ली जाती है, मोस्टली रखा जाता है उसको 1 मीटर की दूरी पे, ताकि उससे अपनी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। अब ये अपने करेंगे क्या, अब ये बच्चों आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, इसको मैं नाम देता हूँ OAB नाम दे दिया। इस त्रिभुज में आपको tan 2φ का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज अपने पास कौन सा था, त्रिभुज था OAB में, और फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, tan 2φ का लगाओगे। तो लाल बट्टा कक्का से tan की यदि मैं बात करूँ तो ये बच्चों बनता है लंब बटे में आधार, कोण के सामने वाली भुजा ये अभिलंब हो जाएगी स्मॉल डी, आधार हो जाएगा ये कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। और यदि ये फाई का मान बच्चों अति अल्प है तो ये tan 2φ है वो लगभग 2φ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये d बटे कैपिटल डी बन जाता है। अब क्या होगा कि इस d का मान कितना है, इस d का मान बच्चों 1 मीटर मोस्टली रखा जाता है, अपने तो ज्ञात करना था फाई का मान, फाई बन जाएगा d बटे 2d, लेकिन d का मान यदि 1 मीटर मान लें या रखा जाता है 1 मीटर फिक्स होता है ये, तो कैपिटल D का मान 1 कर दोगे ना, तो बच्चों ये d बटे में 2 आएगा, ये अपने फाई का मान होगा। कहने का मतलब कि इस d के ऊपर जितना भी पाठ्यांक आता है 1 मीटर 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसका ठीक आधा कर दीजिए, वो अपने फाई की वैल्यू रहने वाली है। तो ये जो सिस्टम होता है वो बच्चों लैब स्केल व्यवस्था होता है, और इसकी सहायता से आप ये फाई का मान ज्ञात करते हो। अब यहाँ पे जो अपने कल जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर हमने कुछ सिस्टम तैयार किया था, कुछ ऐसा, थोड़ा मैं शॉर्ट में निपटाऊंगा। ये आयताकार कुंडली हो चुकी है, ये यहाँ पे इसके अंदर एक बेलनाकार लोहा करोड़ है, और इस बेलनाकार लोहा करोड़ को ऐसे रखोगे कि भाई ये इस आयताकार कुंडली के टच न करे। तो यहाँ पे देखो मोस्टली 3 क्वेश्चन बनेंगे कि एक तो हमने ये अवतलाकार लिया है, अवतलाकार ध्रुवखंड क्यों लिए हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और अवतलाकार ध्रुवखंड हमने क्यों लिए हैं, अवतलाकार ध्रुवखंड के कारण त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम अवतलाकार ध्रुवखंड लेते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का यूज क्या होगा, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, अवतलाकार का क्या यूज है और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या यूज है। 2 क्वेश्चन तो बच्चों ये बन गए। तीसरा कि ये जो पतली पन्नी है जो फास्फर ब्रिंज की बनाई जाती है, वो फास्फर ब्रिंज की ही क्यों बनती है, ये भी एक क्वेश्चन होगा। और चौथा, इसके अंदर जो नरम लोहा करोड़ रखा हुआ है वो नरम लोहे का ही क्यों बना हुआ है, अन्य का क्यों नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन उठ के आते हैं कि अवतलाकार ध्रुवखंड क्यों बनाए जाएंगे, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे क्या यूज होगा, फास्फर ब्रिंज, ये जो पतली पन्नी हो फास्फर ब्रिंज की क्यों बनाई जाती है, और ये जो लोहा करोड़ है, सॉरी ये जो अपने पास बेलनाकार आर्मेचर है वो नरम लोहे का ही क्यों बनाया जाता है। तो चलो बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप ये तो समझ गए कि अवतलाकार ध्रुवखंड क्यों बनाए जाते हैं, अवतलाकार ध्रुवखंड त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग क्या हो जाएगा, जैसा कि कल हमने देखा था कि जो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा था, और कल हमने जो विक्षेपक देखा था बला घूर्ण, और उसका सूत्र था क्या, NIAB साइन थीटा। यहाँ पे थीटा हमने 90 डिग्री किया था। थीटा किस किस के बीच का कोण होता है, ए और बी के बीच का कोण होता है। ए और बी के मध्य का कोण 90 डिग्री लगातार बना रहे, इसीलिए त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। क्योंकि आर्मेचर तो लगातार घूमना है, ए की डायरेक्शन तो लगातार चेंज होती रहेगी, तो वो 90 डिग्री एंगल तभी बना रहेगा जब ए की डायरेक्शन के साथ साथ बी की डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो। तो कोई न कोई जो बी की रेखा है इनमें से वो ए के साथ 90 डिग्री बनी रहे। प्रत्येक रेखा 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगी, इन हजारों लाखों रेखाओं में से एक रेखा ऐसी ज़रूर होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ए और बी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ए व बी को एक दूसरे के लंबवत बनाए रखने के लिए ही आप त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हो। अब बात कर लेते हैं कि फास्फर ब्रिंज की बात करते हैं कि फास्फर ब्रिंज का ही क्यों बनाया जाता है। तो फास्फर ब्रिंज के लिए बच्चों जो एंटन नियतांक C होता है उसका मान 1 से हमेशा कम होता है, बहुत कम होता है। अतः इस C का मान 1 से बहुत कम होने पर इस धारामापी की जो सुग्राहिता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। किसमें वृद्धि हो जाती है, सुग्राहिता में। सुग्राहिता का बेसिक मीन्स तो ये हो जाएगा कि ये न्यूनतम से न्यूनतम पाठ्यांक को माप पाएगी।
यानी कि न्यूनतम से न्यूनतम पाठ्यांक माप पाना ही उसकी सुग्राह्यता होता है। तो इसका जो एंटर नियतांक होगा C का मान 1 से बहुत कम होता है, अतः धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाती है। तो इस फास्फोरिन की क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसकी सुग्राह्यता, इसके कारण सुग्राह्यता वो क्या हो जाएगी, धारामापी की अच्छी हो जाएगी। अब अपने बात ये आती है कि ये नरम लोहे करोड ही क्यों लिया जाता है, अन्य किसी स्टील का, पित्तल का या ठोस लोहे का नहीं ले सकते क्या? नरम लोहे के लिए जो पारगम्यता होती है, पारगमित होने की क्षमता, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे काम आ रही है, चुंबकीय बल रेखाओं के पारगमित होने की क्षमता, इसके लिए पारगम्यता बन जाएगी। तो नरम लोहे की जो पारगम्यता होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है, जिसके कारण इसकी सुग्राह्यता में वृद्धि होती है। किसकी सुग्राह्यता में? निलंबित कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि नरम लोहे का उपयोग करने पर नरम लोहे की पारगम्यता उच्च होगी, जिसके कारण धारामापी की सुग्राह्यता में ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसके बेसिक कुछ रूल्स थे। ओके, चलो ये तो अपने बात हो गई निलंबित कुंडली धारामापी की। अब अपने कल बात करने वाले किलकित कुंडली धारामापी की। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।